नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 जो कि कैपिटल मार्केट के बारे में इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। ओके, तो कैपिटल मार्केट में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे भाई कि एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर मेकिंग कैपिटल इशू। अगर आप कैपिटल इशू करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर लेकर आना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए और प्राइसिंग ऑफ द इशू, कोई भी शेयर कितने प्राइस पर बेचा जाएगा उसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारी बातें हमें करनी है। क्लास लंबी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर मेकिंग कैपिटल इशूज 31.9 का मतलब हुआ कि चैप्टर नंबर 31 में 9 नंबर पॉइंट जो है, 9वीं हेडिंग हम पढ़ रहे हैं। सेबी हैज लेड डाउन एलिजिबिलिटी नॉर्म फॉर एंटिटीज असेसिंग द प्राइमरी मार्केट थ्रू पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू के थ्रू यदि आप जो है शेयर मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में यदि अपना शेयर लेकर आना चाहते हैं पब्लिक इशू के थ्रू, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के नियम बनाए गए हैं। और ये किसने बनाए हैं सर? सेबी ने बनाए हुए हैं। ठीक है, किसने बनाए हैं? सेबी ने। देयर आर नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर लिस्टेड कंपनी दैट इज मेकिंग अ राइट्स इशू एज इट इज एन ऑफर मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हु आर एक्सपेक्टेड टू नो देयर कंपनी। अब ये बोलते हैं कि अगर मान लो कोई कंपनी राइट्स इशू कर रही है, कोई कंपनी जो पहले से लिस्टेड है जैसे टीसीएस, और ये अपने लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू कर रही है, तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा ही नहीं है भाई। जब पहले से तुम्हारा शेयर टीसीएस का मौजूद है और उसी शेयर होल्डर को तुम और शेयर दे रहे हो, तो ये उम्मीद की जाती है कि तुम अपनी कंपनी को जानते हो। भाई, मैंने टीसीएस का शेयर खरीद रखा है, तो आई नो अबाउट द टीसीएस, और ऐसे में अगर मुझे और शेयर मिल रहे हैं तो मुझे कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं। बस दो चीजें होनी चाहिए, कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और वो कंपनी राइट्स इशू कर रही हो। बस अगर ये दो चीजें हैं तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यानी ये कंपनी, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, अगर राइट्स इशू करना चाहती है तो करे। कोई गाइडलाइन नहीं कि इतना करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। ओके, कोई क्राइटेरिया नहीं है। देयर आर ऑल्सो नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर लिस्टेड कंपनी मेकिंग अ प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू आपने समझ ही लिया होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट को कहते हैं ना, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यदि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है। कोई भी लिस्टेड कंपनी यदि प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इश्यूज करना चाहती है, बिल्कुल अपने शेयर लेकर आओ, प्राइवेट प्लेसमेंट करो, कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर फॉर क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, याद है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए ओनली दोज कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड इन एनएससी और बीएससी एंड दोज हु आर हैविंग अ मिनिमम पब्लिक फ्लोट, यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज रिक्वायर्ड इन द टर्म्स ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट आर एलिजिबल। तो ये बोलते हैं भाई कि देखो, अगर क्यूआईपी लेकर आना चाहते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना चाहते हो, तो कर सकते हो। दो कंडीशन पूरी करो। पहला, आपके शेयर पहले से ही एनएससी या बीएससी पर लिस्टेड हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए उस कंपनी के शेयर, तभी वो क्यूआईपी ला सकती है। और दूसरा, हैव अ मिनिमम फ्लोटिंग, मिनिमम पब्लिक फ्लोट। पब्लिक फ्लोट का मतलब होता है मिनिमम जो क्राइटेरिया है पब्लिक शेयर होल्डिंग, यानी मान लो अगर क्राइटेरिया कहता है कि कम से कम पब्लिक के पास 49% हिस्सेदारी होनी चाहिए, 49% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, वही कंपनी एलिजिबल होती है किसके लिए? क्यूआईपी इशू करने के लिए। अब अगर इसमें पब्लिक होल्डिंग नहीं है उतनी जितना चाहता है सेबी, तो नहीं कर सकते हैं। से कोई कंपनी इसमें 90% हिस्सेदारी केवल जो है प्रमोटर्स की है, जिसने कंपनी बनाई है, केवल 10% जनता को बांट रखा है, तो मे भी ये कंपनी ना एलिजिबल हो, क्योंकि इसकी जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट है वो क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा है। ठीक है, तो क्यूआईपी इशू करने के लिए दो चीजें, कंपनी को उसका शेयर लिस्टेड होना चाहिए एनएससी बीएससी पर, और दूसरा उसका मिनिमम पब्लिक फ्लोट, या फ्लोट को ही मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए, यही लोग एलिजिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेकिंग एनी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी, अ ड्राफ्ट prospectus has to be filed by issuer with the SEBI from merchant banker। ये बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है, पब्लिक इशू अपना शेयर लेकर आना चाहती है, तो उसके लिए उसे एक ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होगा। किसके द्वारा? इशूअर, यानी जैसे मान लो टीसीएस कंपनी जो है, मान लेते हैं कोई, या फिर जो है जोमेटो, मान लीजिए जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो उसको एक ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस
फाइल करना होगा। किसको कौन फाइल करेगा? जोमेटो फाइल करेगा। किसके साथ फाइल करेगा? सेबी के साथ करेगा। और किसकी हेल्प से करेगा? मर्चेंट बैंकर, कोई भी पीएनबी, एसबीआई, कोई भी बैंक इसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो भाई इधर हो गई जोमेटो, एक कंपनी है, वो गई पीएनबी के पास में, उसने बोला भाई कि हमको जो है शेयर इशू करना है। तो पीएनबी ने उसका जो है एक ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस बनाया और उसको सेबी के पास फाइल कर दिया, एसईबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी जानकारी दी हुई होती है कि हम कितना शेयर इशू करेंगे, क्या रेट रहेगा, ये सारी चीजें। ड्राफ्ट शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये फाइनल नहीं होता है, ये ड्राफ्टेड होता है, मतलब इन बिटवीन की स्थिति में होता है, फाइनल नहीं होता है। ओके, जैसे हम चिट्ठी बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, तो एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, उसका सेव कर लेते हैं कि हाँ लगभग 90% में काम कर लिया, अब इसको फाइनल करेंगे। तो उसी तरीके से ड्राफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी ने शेयर सोचा हो 100 रुपए में हमें एक शेयर बेचना है, ठीक है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं कर पा रही कि 100 में बेचेंगे कि 110 में बेचेंगे, इस तरीके की स्थिति में वो फंसी हुई है, तो वो एक ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल कर देगी सेबी के पास कि भैया जो है हम बेचना चाहते हैं, अभी रेट नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाती है। तो मर्चेंट बैंकर में पीएनबी वगैरह आ सकते हैं, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन करेगा? इशूअर करेगा। किसकी सहायता से? मर्चेंट बैंकर की सहायता से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो लिस्टेड इशूअर कंपनी शैल मेक एनी राइट्स इशू of securities where the aggregate value of such securities including premium if any exceed rupees 50 lakh। बुक में 50 लाख लिखा है, लेकिन अभी मौके पर 50 करोड़ की गाइडलाइन आई हुई है। अनलेस अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर हैज बीन फाइल्ड विद द बोर्ड, किसके? सेबी के बोर्ड के साथ, थ्रू अ मर्चेंट बैंकर एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ ऑफर विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। कठिन भाषा है, पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं, लेकिन हम इसको धीरे-धीरे ब्रेक करेंगे, पूरी लाइन समझना पड़ेगा हमें। तो बोलते हैं कोई नो लिस्टेड इश्यूअर कंपनी, अगर कोई लिस्टेड इश्यूअर कंपनी है, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, उसको राइट्स इश्यू नहीं करना चाहिए, है ना? शैल मेक एनी राइट्स इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज जहां एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, जो राइट्स इश्यू कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू एक्सीड कर जाती है 50 करोड़ से, 50 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो राइट्स इश्यू नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर करना चाहते हो 50 करोड़ से ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा? गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी? आपको एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बनाना पड़ेगा, इसको सेबी के पास में भेजना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर की सहायता से। और ये काम तुम्हें वही जो आपने ये लेटर ऑफ ऑफर बनाया हुआ है, ये लेटर ऑफ ऑफर आपको स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करने से 30 दिन पहले सेबी के पास भेजना होगा। क्या कहा मैंने? फिर से समझते। हियर इज योर कंपनी से जोमेटो इज देयर, ये अपना राइट्स इशू लेकर आना चाहती है, पहले से लिस्टेड है, राइट्स इशू लेकर आना चाहती है, लेकिन राइट्स इशू का साइज 50 करोड़ से ज्यादा रुपए अरेंज ये करना चाहते हैं। तो उस केस में जोमेटो को अपने मर्चेंट बैंकर की सहायता से सेबी के बोर्ड के पास एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा, सेबी के बोर्ड के पास, भाई इसको देखो हमारा। और उसके बाद में ये जो है जाएगा, मतलब जो ड्राफ्ट ये हमारा लेटर ऑफ ऑफर है, ये फिर फाइल होगा किसके पास में? स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाकर के ये लेटर ऑफ ऑफर पहुंचेगा और फिर कंपनी, मतलब ये राइट्स इशू लिस्ट होंगे। तो यहाँ ये जो सेबी के पास में आपने ड्राफ्ट भेजा है, लेटर ऑफ ऑफर भेजा है, ये कम से कम 30 दिन पहले गया हो, किससे? स्टॉक एक्सचेंज पर जाने से। स्टॉक एक्सचेंज पर आप अपना लेटर ऑफ ऑफर भेजें, रजिस्टर करें, फाइल करें, उससे पहले आपको ये सेबी के पास 30 दिन पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, तब जाकर के आप इसे इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें अभी भी रह जाती हैं, फिर भी समझाऊंगा। देखो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, पहली बात ये हम समझते हैं। यहाँ क्योंकि हमने शब्द यूज किया है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, और यहाँ पर भी लेटर ऑफ ऑफर यूज किया है, तो लेटर ऑफ ऑफर का मतलब यहाँ पूरा हम पढ़ेंगे। और ड्राफ्ट शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये फाइनल नहीं होता है, ये ड्राफ्ट मोड में होता है, मतलब इन बिटवीन की स्थिति में होता है, इसलिए इसे ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है? टू प्रोवाइड एवरीथिंग, सॉरी, टू प्रूव एवरीथिंग इज फेयर द कंपनी हैज टू हायर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिसे मर्चेंट बैंकर पीएनबी एसबीआई कहते हैं, to write a massive detailed document explaining exactly why they need the money and the risk involved. This document is called draft letter। मतलब ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि भाई
एवरीथिंग इज फेयर, जो भी हमने यहाँ पर बताया वो सब कुछ सही है। इसके लिए कंपनी को चाहिए कि कंपनी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर करेगी, जैसे मर्चेंट बैंकर कहेंगे, पीएनबी, एसबीआई वगैरह, जो कि लिखेगा, ये बैंक जो है लिखेगा अ मैसिव डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट 50-60 पेज, 100-150 पेज का एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि आखिर कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों है, इस पैसे को वो कहाँ खर्चा करने वाले हैं और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें को ही अगर एक लेटर में लिखा जाता है तो उसे ही ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर कहा जाता है। तो उम्मीद है लेटर ऑफ ऑफर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेटर ऑफ ऑफर का मतलब ये चीज हो गई जिसमें हम सारी डिटेल्स देंगे, थोड़ा क्लियरिटी बढ़ती है इन चीजों है ना। ये स्टार लगा हुआ है मतलब हमने अलग से रखा हुआ है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में ड्राफ्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ड्राफ्ट स्टेज में होता है। अब ये जो डेफिनेशन इसको तोड़ते हैं, ठीक है, नोट में हमने इसको तोड़ा हुआ है, वही जो डेफिनेशन है, ठीक है। नोट, if a company is doing the rights issue for less than 50 crore rupees, they can skip the heavy SEBI paperwork and get the money much faster। ये बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी है उसको राइट्स इशू करना है और 50 करोड़ रुपए से कम के राइट्स इशू करना चाहती है तो उसको सेबी का हैवी वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो राइट्स इशू कर दे, कोई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मोर देन 50 करोड़ रुपीज की राइट्स इशू लेकर मार्केट में आना चाहते हैं देन दे मस्ट सबमिट द फुल पेपर वर्क 30 डेज इन एडवांस सो सेबी कैन रिव्यू इट। तो ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल करें उससे 30 दिन पहले आपको अपना पेपर वर्क सेबी को सबमिट करना होगा ताकि वो रिव्यू कर सके। ये इसका असली भाव है किस बात का, जो यहाँ पर हमने इतनी कहानी ये सीखी। अब वहां हमने 50 करोड़ की बात की क्योंकि अभी 50 लाख नहीं रह गया है, करंट गाइडलाइन 50 करोड़ की तरफ लेकर के जाती है, इसलिए मैंने वहां 50 करोड़ यूज किया। बात समझ में आ गई। तो मतलब वही है कि अगर कोई कंपनी 50 करोड़ से कम का इशू करना चाहती है तो उसको हैवी पेपर वर्क में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली इशू कर दो। लेकिन अगर 50 करोड़ से ज्यादा के राइट्स इशू लेकर आना चाहिए तो फुल पेपर वर्क आपको एडवांस में सबमिट करना होगा सेबी को 30 दिन एडवांस में। 30 दिन एडवांस कहाँ से जोड़ा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल करने से 30 दिन पहले सेबी को फाइल करिए, पहले सेबी को फाइल करिए, फिर 30 दिन बाद जाकर के आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर सकते हैं। ये इसकी गाइडलाइन है। ओके, तो ये बात हो गई, ये भी हमने स्टार लगा रखा है, मतलब हम ये एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लेकर के आए हुए हैं। नाउ ये बुक इस लैंग्वेज पर फिर से आ जाते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट और नोटिस टू सेबी इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड क्यूआईपी। बोलते हैं कि अगर आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है या क्यूआईपी करना है तो उसके लिए सेबी के साथ में कोई चीज फाइल करने की, कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट या नोटिस वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल दे रखी, कंपनी को पैसे क्यों चाहिए, ये कहाँ खर्चा करेगी, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ब्ला ब्ला। ठीक है। इन क्यूआईपी द मर्चेंट बैंकर हैंडलिंग द इशू हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विथ सेबी पोस्ट अलॉटमेंट फॉर रिकॉर्ड पर्पज। तो यहां पर क्या बात हुई हमारी, बोले कि भाई अगर जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है यानी भाई प्राइवेट प्लेसमेंट है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है तो इन दोनों केस में सेबी के साथ कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने की बात नहीं करी गई, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर क्यूआईपी कर रहे हो तो मर्चेंट बैंकर को चाहिए, जो इस इशू को हैंडल कर रहा है, कि वो फाइल करे अ कॉपी ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद सेबी, लेकिन पोस्ट अलॉटमेंट फॉर द रिकॉर्ड पर्पज। ये रिकॉर्ड पर्पज के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, क्यूआईबी हो चुका है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया जा चुका है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के पर्पज से सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा देना। यानी कि क्यूआईपी करने से पहले कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है फाइल करने की। क्यूआईपी होने के बाद में पोस्ट अलॉटमेंट यस किया जा सकता है, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। Merchant bankers are the specialized intermediaries who are required to display due diligence and ensure that all requirements of DIP, disclosure and investor protection guidelines are complied with while submitting the draft offer document to SEBI। तो भाई इन्होंने बोला कि मर्चेंट बैंकर के कंधों पर हम जिम्मेदारी देते हैं कि सारी डीआईपी की गाइडलाइन को फॉलो करवाओ। जब भी आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ रजिस्टर करने जा रहे हैं, भाई बनाता कौन है ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, मर्चेंट बैंक। तो ऐसे में ड्यू डिलीजेंस करने की और सारी गाइडलाइंस, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की सारी गाइडलाइंस को कंप्लाई किया जा रहा है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकर की होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेनाल्टी लगाने का भी प्रोविजन है। एनी नॉन कंप्लायंस ऑन देयर पार्ट मतलब मर्चेंट बैंकर, पीएनबी एंड एसबीआई की हम बात कर रहे हैं। तो ऑन नॉन कंप्लायंस ऑन पीएनबी पार्ट या एसबीआई पार्ट अट्रैक्ट्स पेनल एक्शन फ्रॉम द सेबी इन टर्म्स ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन एक्ट। ठीक, तो पेनाल्टी भी लगती
है अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द मर्चेंट बैंकर इज आल्सो प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट फॉर पब्लिक कमेंट। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट मोड में मर्चेंट बैंकर ने फाइल किया है सेबी के साथ में, उसको वेबसाइट पर भी पब्लिक कमेंट के लिए अपलोड किया जाना चाहिए। Officials of SEBI at various levels examine the compliance with DIP guideline, DIP guidelines को and ensure that all necessary material information details are disclosed in the draft offer document। अब ये सेबी के ऑफिशियल्स की भी जिम्मेदारी होती है, अलग अलग लेवल के जो अधिकारी हैं इनके, वो इंश्योर करें, एग्जामिन करें कि क्या डीआईपी गाइडलाइंस को कंप्लायंस किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या जरूरी जानकारियां और डिटेल्स जो है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, डिस्क्लोज की गई हैं या नहीं की गई, ये सेबी ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी होती है। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन प्रॉस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू। अगर पब्लिक इशू आ रहा है तो ये जो ऑफर का डॉक्यूमेंट होता है इसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, या ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर कहा जाता है इन केस ऑफ राइट्स इशू। अगर राइट्स इशू आ रहा है तो ऑफर फॉर सेल या लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। उसी चीज को अगर पब्लिक इशू आ रहा है तो उसे प्रॉस्पेक्टस कह देते हैं। ठीक, तो नाम है केवल। अगर पब्लिक इशू लेकर आ रही कोई कंपनी तो वो प्रॉस्पेक्टस देगी, अगर राइट्स इशू लेकर आ रही तो या तो वो लेटर ऑफ ऑफर लेकर आएगी या तो ऑफर फॉर सेल लेकर के। ठीक है, और ये जो है विच आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज। और ये प्रॉस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर फॉर सेल ये रजिस्टर होते हैं किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्हें फाइल किया जाता है। एन ऑफर डॉक्यूमेंट कवर ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प एन इन्वेस्टर टू मेक हिज और हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है भाई उसमें सारी जानकारी होती है जिससे कि इन्वेस्टर एक अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन अ ड्राफ्ट स्टेज। ठीक है ना, मैंने ये बात बताई थी। भाई ड्राफ्ट शब्द का क्या मतलब है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ ये ऑफर डॉक्यूमेंट है लेकिन ये ड्राफ्ट स्टेज में है, अभी फाइनल नहीं हुआ। सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब क्योंकि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, तो सेबी अगर चाहे तो कोई चेंज बता सकती है कि भाई इसमें ये चेंजेस करो आप। ठीक है, इसीलिए वो ड्राफ्ट स्थिति में है ताकि सेबी अगर कुछ चेंज करवाना चाहे तो करवा सके। ओके, एंड द इशुअर आर द लीड मर्चेंट बैंकर, एलएम जिसे कहते हैं, शैल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विथ आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास गया, सेबी ने बोला चेंजेस करने हैं, तो या तो वो कंपनी जिसने शेयर इशू करने हैं या उसका जो लीड मर्चेंट बैंकर है जिसे एलएम कहते हैं, उसको ये जिम्मेदारी होगी कि इस डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करे, तब जाकर के उसे रजिस्टर ऑफ कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करेगा। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल ऑन सेबी वेबसाइट फॉर पब्लिक कमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सेबी के पास जब आप फाइल करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट को तो उसके 21 दिन तक वो सेबी की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ओके, फिर आ जाता है हमारा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, लेकिन पहले जितना है उसको एक क्विक रिव्यू लेते हैं। तो भाई हमने देखा कि सेबी ने गाइडलाइन लाई हुई है कि पब्लिक इशू करना चाहते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर लिस्टेड कंपनी है और राइट्स इशू करना चाहती तो कोई एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही कंपनी ने लिस्टेड है, और दूसरी बात उसके शेयर लोगों ने खरीद रखे हैं तो कंपनी के बारे में वो जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर लिस्टेड कंपनी है और वो प्रेफरेंशियल इशू लेकर आना चाहती तो उसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई कंपनी जो है अगर क्यूआईपी लेकर आना चाहती है तो उसका शेयर एनएससी बीएससी पर लिस्टेड होना चाहिए और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तभी वो क्यूआईपी लेकर आ सकती है। और पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, इसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। प्रॉस्पेक्टस कहते हैं ना, अभी हमने देखा कि भाई पब्लिक इशू में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, और अगर राइट्स इशू हो तो उसे ऑफर फॉर सेल वगैरह कहते हैं या ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये था, देख लेते हैं तो क्या बोल देते हैं, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर फॉर सेल बोल देते हैं। तो उसी के तहत उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक इशू के केस में एक प्रॉस्पेक्टस बनेगा, वो भी ड्राफ्ट स्टेज का, और उसे हम सेबी के साथ रजिस्टर करेंगे मर्चेंट बैंकर की सहायता। और कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर वो राइट्स इश्यू करना चाहती है और 50 करोड़ से अधिक के करना चाहती है तो उसको सेबी के पास में अपना ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर
फाइल करना पड़ेगा पहले सेबी के पास और उसके 30 दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकता है अपने राइट्स इश्यू को। ये बात इन्होंने कही। इसमें लेटर ऑफ ऑफर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में मैंने बताया क्योंकि हम बहुत बार ये शब्द यूज़ लेटर ऑफ ऑफर को। तो लेटर ऑफ ऑफर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत कुछ डिटेल दी हुई होती है कि कंपनी चाहती क्या है, ये सब हो क्यों रहा है, वो सारी डिटेल उसमें देगी कि भाई पैसे क्यों चाहिए, रिस्क क्या है और क्या काम करना चाहती है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जाएँगे, लाइक दैट। ओके। और ड्राफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइनल स्टेज में नहीं होता, ड्राफ्ट स्टेज में होता। ओके। उसके बाद में कंपनी वही जो ऊपर हमने बताया था उसी को सरल भाषा में लिखा गया कि कंपनी अगर राइट्स इश्यू करना चाहती है और 50 करोड़ से कम का राइट्स इश्यू करना चाहती है तो उसे हैवी पेपर वर्क की जरूरत नहीं, वो सीधे राइट्स इश्यू कर सकती है। लेकिन यदि 50 करोड़ से अधिक का, मोर देन 50 करोड़ अगर करना चाहती है तो उसके लिए फिर वो सेबी के सारे पेपर वर्क से होकर के गुजरेगी। ठीक है। उसके बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी तरीके का कोई ऑफर डॉक्यूमेंट या नोटिस जो है अ, अगर क्यूआईपी या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए सेबी के साथ कोई कागज फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से क्यूआईपी कर दीजिए, आप आराम से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दीजिए, कोई मनाही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यूआईपी अगर हो जाए तो पोस्ट अलॉटमेंट जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है, उसको सेबी के साथ एक कॉपी उसकी रिकॉर्ड पर्पज के लिए फाइल कर देनी होती है क्यूआईपी के केस में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व है उसी की सारी जिम्मेदारी ड्यू डिलिजेंस करवाना और डीआईपी, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन को फॉलो करो, कंप्लाई करें, इसकी जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकर की होती है। अगर मर्चेंट बैंकर ऐसा करने में फेल होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है मर्चेंट बैंकर द्वारा जो फाइल किया जाता है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल होना चाहिए कमेंट के लिए। मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होना, सेबी के ऑफिशियल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या वाकई डीआईपी गाइडलाइंस को हम कंप्लायंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या नेसेसरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और जो भी जरूरी डिस्क्लोजर हैं वो क्या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर आगे हमने देखा भाई कि अगर पब्लिक इशू आ रहा है तो प्रॉस्पेक्टस कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट को। अगर राइट्स इशू आ रहा है तो उसका नाम है ऑफर फॉर सेल या लेटर ऑफ ऑफर कह देते हैं और ये दोनों रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे प्रॉस्पेक्टस हो चाहे लेटर ऑफ ऑफर हो, रजिस्टर कंपनी आरओसी के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास में। ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले सके। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। अगर कोई चेंजेज की जरूरत है तो सेबी बताएगा, जो चेंजेस करने के लिए कहेगा उसको या तो इश्यूअर वो कंपनी खुद ज़ोमैटो वगैरह या फिर जो है लीड बैंकर एलएम, लीड मर्चेंट बैंकर उस चेंज को करेगा और चेंज करने के बाद में जो फाइनल ऑफर बनेगा उसको फाइल किया जाएगा किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के पास में। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जब भी सेबी के साथ जब भी ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा, फाइल होने के 21 दिन तक सेबी की वेबसाइट पर मौजूद रहता है। इतनी बातें हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस तो हमने समझा था। प्रॉस्पेक्टस क्या जाना था देखिए, हमने जाना था कि जब भी कोई पब्लिक इश्यू किया जाता है तो जो ये ऑफर डॉक्यूमेंट है उसका नाम प्रॉस्पेक्टस होता है। ठीक? पब्लिक इश्यू के लिए शेयर अगर पब्लिक इश्यू किए जा रहे हैं, पब्लिक इश्यू क्या होता है, राइट्स इश्यू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होता है, सब समझा चुका हूँ। अब उन चीज़ों को यहाँ यूज़ करते रहिए। ओके। तो पब्लिक इश्यू में अगर शेयर आ रहा है तो उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट को। उसी से ही एक टर्म निकल करके आता है सर, क्या? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, आरएचपी बोलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको। RHP is a prospectus which does not have details of either price or number of share being offered or the amount of issue। तो ये प्रॉस्पेक्टस तो है लेकिन ना तो इसमें प्राइस बताया गया कि हमारा शेयर 100 रुपए में बिकेगा या 120 रुपए में बिकेगा, ना तो ये बताएगा कि हम 1 लाख शेयर देने वाले हैं जनता को या हम 2 लाख शेयर देने वाले हैं जनता को, और ना ही ये बताता है कि हम जो है 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं शेयर बेच करके या 500 करोड़ या 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, ऐसी कोई जानकारी ये शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं होती, ना तो यहाँ प्राइस लिखा होगा, ना तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर दिखे होंगे और ना ही कितने अमाउंट का इशू है ये बताया जाता है। इसीलिए इसे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ अभी टेम्पररी ही रहता है एक तरीके से। ओके। दिस मीन्स दैट इन केस द प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अपर एंड लोअर प्राइस बैंड्स आर डिस्क्लोज। मतलब ये बोलते हैं कि अगर प्राइस नहीं बता रहे हैं आप, तो अगर प्राइस नहीं बताते हैं, प्राइस नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर बताने होंगे और अपर और लोअर प्राइस बैंड क्या होगा, यानी हम मिनिमम 100 रुपए में और मैक्सिमम 120 रुपए में बेचने के लिए राजी हैं, ऐसा आपको जानकारी देनी होगी। और हमारे पास टोटल 2 लाख शेयर हैं, ये आपको बताना पड़ता है। अगर आप प्राइस नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो आपको बैंड जरूर बताना पड़ेगा, हम इस रेंज में बेचना चाहते हैं। ओके। ऑन द अदर हैंड एन इश्यूअर कैन स्टेट द इशू साइज एंड द नंबर ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड लेटर। या फिर दूसरे तरीके से ये हो सकता है इश्यूअर बता दे कि हमारा इशू साइज क्या है,
हम भाई 500 करोड़ रुपए अरेंज करना चाहते हैं, हमारा इशू का साइज है। एंड द नंबर ऑफ शेयर डिटरमाइंड लेटर, बाद में जो दाम मान लीजिए 100 रुपए का होगा तो 500 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे वो डिसाइड किए जा सकते हैं। एन RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर एन FPO कैन बी फाइल्ड विथ ROC विदाउट द प्राइस बैंड। तो FPO होता है, जैसे IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे FPO होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर FPO के लिए आप चाहते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, तो वो ROC के साथ फाइल किया जा सकता है विदाउट प्राइस बैंड, बिना प्राइस बैंड के। प्राइस रेंज बताने की भी जरूरत नहीं है। इन सच अ केस द फ्लोर प्राइस आर द प्राइस बैंड विल बी नोटिफाइड बाय वे ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट 1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू। तो अगर FPO के लिए आपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है सेबी के साथ में, और उसमें प्राइस नहीं बता रखा है कि हमारा प्राइस बैंड क्या होगा, क्या रेंज में हम रखेंगे, नहीं बता रखा है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड जो है वो आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक दिन पहले बताना होगा। ओपनिंग ऑफ इशू ओपन होने से एक दिन पहले या तो आप बताएंगे क्या, फ्लोर प्राइस, यानी हम मिनिमम कितना प्राइस रखने वाले हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, क्या फ्लोर प्राइस रखेंगे, या फिर प्राइस बैंड हम 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक रखने वाले हैं। ये बात की जानकारी आपको एक दिन पहले देनी होगी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो इशू ओपन होने से, सोचिए 17 तारीख को इशू ओपन हो रहा है, 17 जून को, तो आपको 16 जून को ये जानकारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपने FPO के लिए ROC के साथ में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया, लेकिन आपने प्राइस बैंड नहीं बता रखा है। तो विकल्प क्या है, ये वाला विकल्प होता है। आगे एक हम टर्म यूज करेंगे, बुक बिल्डिंग, उसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, आगे यूज करेंगे। Because the company and its merchant banker don't know exactly how much investors are willing to pay for the share, they use book building as a price discovery mechanism। थोड़ा सा समझने के लिए है, एग्जैक्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट एग्जैक्टली बुक बिल्डिंग, लेकिन अपना काम हो जाएगा। बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई उन जो कंपनी है, जो बैंकर है, उसको नहीं पता कि इन्वेस्टर कितना रुपए हमारे शेयर का पे कर देंगे, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया को यूज करते हैं ताकि प्राइस की डिस्कवरी की जा सके। प्राइस कितना रहना चाहिए, उसके लिए बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया को यूज करते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ इशू फॉर बुक बिल्डिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी एंड द प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो इन केस ऑफ इशू फॉर बुक बिल्डिंग, यदि आपने बुक बिल्डिंग के लिए अगर इशू किया हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा बुक बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, कि हम प्राइस जानना चाहते हैं, आप शेयर लेकर आए हैं ताकि आप प्राइस जान सके अपने शेयर का, ठीक है। इन केस ऑफ इशू फॉर बुक बिल्डिंग, तो बुक बिल्डिंग इट इज ए प्रोसेस फॉर प्राइस डिस्कवरी, तो ये एक प्रक्रिया है प्राइस की डिस्कवरी करने की, प्राइस की खोज करने की। एंड द प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और प्राइस तब तक नहीं पता किया जा सकता है अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब तक कि बिडिंग की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक प्राइस को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। सच डिटेल्स आर thus not shown in the red herring prospectus filed with ROC। तो ऐसे में भाई जब हमको प्राइस ही नहीं पता है तो ये डिटेल हम रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कैसे फाइल कर देंगे ROC के साथ में, ठीक है। तो सच डिटेल्स आर thus not shown in the रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस विथ ROC इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस, जब बिडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, द डिटेल्स ऑफ फाइनल प्राइस आर इंक्लूडेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो जब बिडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा भाई कि हमारा जो शेयर है वो 105 रुपए में बिक रहा है, तब जाकर के हम उसे ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बताएंगे कि हमारा प्राइस इतना 105 रुपए 110 रुपए हो रहा है। ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल देयर आफ्टर विथ ROC इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। अब जब आपने इसमें प्राइस इंक्लूड कर दिया 105 रुपए, अब अगर ये ऑफर डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ में, तो साहब इसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। बॉक्स 31.2 आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट के बारे में। हम 31.2 का ये जो बॉक्स है हम पूरा देखेंगे समझेंगे, पर यहाँ बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं, बस समझते हुए चलना होगा हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, व्हाट इज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। A red herring prospectus or offer document is filed by company to SEBI, Securities and Exchange Board of India, when it intend to raise money from public by selling shares of the company to the investor। वही बात है कि भाई आप जो है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है जो फाइल किया था कंपनी द्वारा सेबी के साथ में, जिसमें कंपनी रेज करना चाहती है मनी पब्लिक से, क्या सेल करके, अपनी कंपनी के शेयर इन्वेस्टर को सेल करके। The document is very useful for investors because it provides detailed information about the company's business, operation, financial, promoters and the company's objective for raising funds by filing an IPO।
तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत यूजफुल होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये जानकारी देता है कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल, उसके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उसके प्रमोटर कौन-कौन से हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इट आल्सो एलैबोरेट्स ऑन हाउ द कंपनी इंटेंड टू यूज़ द मनी दैट विल बी रेज़्ड एंड पॉसिबल रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है वो ये भी बताता है कि कंपनी इस पैसे को कहाँ उपयोग करना चाहती है, जो भी पैसा ये आईपीओ से आएगा उसको कहाँ यूज़ करेंगे और क्या-क्या रिस्क जो है इन्वेस्टर के लिए हो सकता है, ये डिटेल भी यहाँ पर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ आरएसपी, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में क्या-क्या चीजें होती हैं? तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कंटेन्स सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियां जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में पाई जाती हैं वो हैं, काफी डिटेल में है ये। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस यानी कि कंपनी क्या करती है उसके बारे में। दिस सेगमेंट टॉक अबाउट अ कंपनीज कोर ऑपरेशन एंड हाउ इट कंडक्ट्स बिजनेस, ये कंपनी का कोर ऑपरेशन, मुख्य काम क्या है और कैसे ये बिजनेस करती है उसके बारे में जानकारी देता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर शुड पे अटेंशन टू दिस पार्ट एज द इन्वेस्टमेंट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी इन इट्स कोर बिजनेस। अब यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर मतलब जो हमारा शेयर खरीदे, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जो खरीदने वाला हो, भविष्य में खरीदे, जैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, अभी कस्टमर है नहीं, वो बनने वाला है। तो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो होते हैं उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए इस पार्ट पर, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी द्वारा इसी कोर बिजनेस में यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, फिर है दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड कंटेन द कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल जानकारी, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ होता है। एज एन इन्वेस्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल हेल्प हिम टू गेट एन आइडिया ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट डिस्क्लोज। मतलब अगर इन्वेस्टर यहाँ पर ध्यान देगा तो उसको आइडिया लगेगा कि हाँ इसको डिविडेंड वगैरह मिल सकता है, प्रॉफिट कैसा रहा है, पहले कैसा काम किया है। द इन्वेस्टर कैन गेज द सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का कि आप सेफ्टी रहेगी कि नहीं रहेगी कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीजें वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन्वेस्टर तय कर सकता है। रिस्क फैक्टर, companies list out the potential risk that could impact their business and operation under a section titled risk factor। मतलब एक टाइटल बनाते हैं, उसी में एक हेडिंग होती है रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने हेडिंग बनाई है रिस्क फैक्टर, और वहां पर लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से जो है रिस्क हमारे बिजनेस में हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस और ऑपरेशंस प्रभावित हो सकता है। फाइल मैनी आर रूटीनली लिस्टेड रिस्क, सम रिस्क नीड टू बी स्क्रूटनाइज। वैसे तो ज्यादातर फिक्स रिस्क होते हैं कि मार्केट रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क होगा, है ना, ऐसे करके बहुत सारे रिस्क को लिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ रिस्क होते हैं जिन्हें हम स्क्रूटनी करने की, थोड़ा तहकीकात करने की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए, इफ द इन्वेस्टर फाइंड दैट अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस, इट मे बी गुड आइडिया टू अवॉइड द आईपीओ। ये बोलते हैं कि अगर इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी के पास में काफ़ी सारे पेंडिंग लीगल केसेस हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई लीगल केसेस पेंडिंग है, क्या पता कल को कंपनी लफड़े में आ जाए, तो अवॉइड कर सकते हैं कि हमें आईपीओ नहीं लेना चाहिए। फिर आता है अगला, उसी में ही रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ही यूज ऑफ प्रोसीड्स, जो पैसा आएगा कहाँ यूज होगा उसकी जानकारी दी जाती है। कंपनीज अनाउंसेस आईपीओ फॉर वेरियस रीजन, कई कारणों से अनाउंस करती है आईपीओ के लिए। द इन्वेस्टर शुड फाइंड आउट व्हाट द कंपनी इंटेंड टू डू विद द कैपिटल इट रेजेस थ्रू द आईपीओ। अब इन्वेस्टर को जानना चाहिए कि जो पैसा इकट्ठा करने की तैयारी में कहाँ यूज करेगा आईपीओ का पैसा, ठीक है। द कंपनी प्लान टू रिड्यूस इट डेट, परचेज न्यू एसेट और मीट्स इट वर्किंग कैपिटल नीड। तो कंपनी क्या चाहती है, क्या वो अपने कर्जे को घटाना चाहती है, पब्लिक से पैसा लेगी और बैंक को भर देगी, नए एसेट खरीदना चाहती है, या वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करना चाहती है। आल्सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी स्क्रूटनाइज्ड इन ऑर्डर टू सी इफ एनी बिग प्राइवेट इन्वेस्टर हैव पुट मोर मनी इनटू इट। मतलब बोलते हैं कि ये भी ध्यान दो कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत ज्यादा पैसा उठा रखा हो। इंडस्ट्री ओवरव्यू, बिग प्राइवेट इन्वेस्टर तो नहीं इन्वॉल्व है। फिर आता है इंडस्ट्री ओवरव्यू, इसकी भी बात यहाँ पर करी जाती है। अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंपनी रिलेटिव टू इट्स कंपटीटर। मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आपको कंपनी की जानकारी के साथ साथ उसके कंपटीटर के साथ में हमारी क्या पोजीशन, ये भी बताना होता है। भाई टीसीएस हाउ इट इज परफॉर्मिंग विद रिगार्ड टू द टेक महिंद्रा और विप्रो टेक महिंद्रा और इनके मुकाबले में टीसीएस कैसा कर रही है, इस बात की जानकारी इनको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में देनी होगी। द परफॉर्मेंस ट्रेंड, the performance trend of the industry to which the company belong to is also included in the document। मतलब डॉक्यूमेंट में कंपनी का, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ट्रेंड कैसा रहा है, यानी कि इंडस्ट्री का, जैसे मान लीजिए हमारी जो है जो कंपनी है वो सोलर पावर से रिलेटेड है,
तो अभी मौके पर सोलर पावर में परफॉर्मेंस का ट्रेंड कैसा चल रहा है, सोलर पावर एनर्जी में इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, इस बात की भी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में देनी होती है। मैनेजमेंट सबसे लास्ट होगा आई थिंक, है ना? हाँ, मैनेजमेंट। अब आता है मैनेजमेंट, भाई सबसे जरूरी फैक्टर हो जाता है मैनेजमेंट। अ कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स हैव अ लॉट टू डू विद द पीपल हु रन इट। बहुत जरूरी है कि कंपनी को कौन रन कर रहा है, मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग स्ट्रेटजीज ऑन वेरियस फ्रंट लाइक ड्राइविंग ग्रोथ, पुशिंग एक्सपेंशंस, रेनोवेशन, मार्केटिंग एटसेट्रा। मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है कि वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि ग्रोथ कैसे लानी है, कहाँ-कहाँ एक्सपेंशन होना चाहिए, रेनोवेशन कहाँ करनी है, कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारी चीज़ें। दिस सेक्शन है डिटेल सच ए नेम, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन अबाउट डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स एंड की मैनेजमेंट पर्सनल। यानी यहाँ पर सारी डिटेल दी होगी कि कौन डायरेक्टर है, कौन प्रमोटर है, कौन मुख्य हमारे पर्सनेल हैं मैनेजमेंट के, और उनका नाम भी दिया होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या-क्या पढ़े लिखे हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्लोज़ करी जाती हैं। इट मे आल्सो हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी क्रिमिनल केस आर दैट ऑफ फाइनेंशियल डेलिक्वेंसी और पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट दीज पीपल। इसके अलावा इन लोगों के बारे में, जितने भी लोगों का नाम हमने डायरेक्टर, प्रमोटर इनके सबके नाम देखे, इनके बारे में ये भी जानकारी दी जाएगी कि क्या इनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है, या इन्होंने कभी फाइनेंशियली कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह किया है, या कोई पेंडिंग लिटिगेशन या कोई केस पड़ा हुआ है इनके अगेंस्ट में, तो वो जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू चेक दिस सेक्शन बिकॉज़ ऑल दीज़ कैन बी रिस्क फैक्टर। तो बोलते हैं कि इन्वेस्टर को चाहिए कि सारी चीज़ें चेक करो, क्योंकि इन सब में रिस्क हो सकता है, इन सभी जगहों से रिस्क निकल कर के आ सकता है। तो सर ये हो गई रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट, ठीक है? रेड हेरिंग तो ये मतलब रेड ही क्यों कहा इन्होंने, ब्लैक ग्रीन क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि होता क्या था कि जब भी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पहले फाइल किया जाता था सर, तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है उसमें रेड पेन यूज करी जाती थी, इसीलिए उसे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इन्होंने बोल दिया, ठीक है? तो आरएसपी एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें या तो आइदर, है ना, या तो प्राइस या नंबर ऑफ शेयर या अमाउंट की डिटेल नहीं दी। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस जिसमें व्हिच हैव व्हिच डज नॉट हैव आइदर प्राइस, या तो प्राइस नहीं बताओगे आप शेयर का, या कितने शेयर इश्यू कर रहे हो ये नहीं बताओगे, या कितने अमाउंट का इश्यू है ये ऑफर कर रहे हो ये नहीं बताओगे, ठीक है? दिस मीन्स दैट इन केस द प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, अगर प्राइस नहीं बता रखा है तो नंबर ऑफ शेयर बताने पड़ेंगे और अपर और लोअर बैंड बताना पड़ेगा प्राइस का। अगर जो है इश्यूअर जो है इशू का साइज अगर बता देता है तो भाई नंबर ऑफ शेयर बाद में डिसाइड किए जा सकते हैं, ठीक है? अगर आप जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, पब्लिक ऑफरिंग है, तो उसके लिए आरएसपी फाइल किया जा सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ में, और वहाँ पर जो है आपको प्राइस बैंड बताने की ज़रूरत नहीं है। बिना प्राइस बैंड बताए आप एफपीओ फाइल कर दो आरओसी के साथ में। लेकिन आपको अ, इश्यू ओपन होने के 1 दिन पहले, 1 डे प्रायर आपको एक ऐड देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप ये बताओगे कि इस एफपीओ का फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम, फ्लोर का मतलब नीचे, है ना, लोग बोलते नहीं जमीन पर लेट जाओ, फ्लोर पर लेट जाओ, है ना, वो चीज़ हो गई। तो फ्लोर मिनिमम कितना, ₹100 ये आपको बताना पड़ेगा, या फिर आपको प्राइस बैंड बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम 120 से लेकर के 130 के बीच में अपना ये एफपीओ बेचना चाहते हैं। ये 1 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है फ्रेंड जिससे हम प्राइस की डिस्कवरी करते हैं। सिंपल सी भाषा में बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम प्राइस की डिस्कवरी करते हैं कि हमारे शेयर का क्या प्राइस रहने वाला है, हमको नहीं पता है। जैसे मैं अपना आईपीओ लेकर आता, मुझे नहीं पता लोग कितने में खरीदेंगे, ओके, तो वही चीज है। इन केस ऑफ इश्यूज फॉर बुक बिल्डिंग इट इज प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी एंड द प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। बोलते हैं कि भाई ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है इशू बुक बिल्डिंग के लिए हुआ है, आपने कोई चीज मतलब कोई शेयर लेकर आ रहे हैं विक बिल्डिंग के लिए अपना प्राइस जानने के लिए, तो इसे प्राइस डिस्कवरी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। आप प्राइस जानना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, और प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और प्राइस को डिटरमाइन ये कह सकता है जब तक ये बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। भाई हम पैसे कैसे जानेंगे? जब तक पूरी सभी लोग बोल ही ना लगा ले तब तक हम नहीं जान सकते कि प्राइस क्या रहने वाला है। तो सच डिटेल्स आर नॉट दस शोन इन द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल्ड इन आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अब आरएचपी फाइल करेंगे बिग बिल्डिंग की प्रक्रिया के तहत, तो आप ये सब चीजें डिटेल नहीं दे पाएंगे कि हमारा प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है? ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, जब बिडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर के आपको फाइनल प्राइस पता चलेगा और आप उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में शामिल करेंगे।
और जब इस ऑफर डॉक्यूमेंट में आप ये प्राइस शामिल कर देते हैं तब उसे प्रॉस्पेक्टस कह दिया जाता है। तब उसे प्रॉस्पेक्टस कह दिया जाता है और प्रॉस्पेक्टस जो है आरओसी के पास रजिस्टर हो जाता है। फिर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो ये हमने बताया आपको कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो कंपनी सेबी के पास रजिस्टर करना चाहती है करती है, ताकि वो पैसे रेज़ कर सके आम जनता से, इन्वेस्टर से और अपना शेयर बेच सके, शेयर बेच करके पैसे रेज़ करना। डॉक्यूमेंट बहुत हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर के लिए क्योंकि इसमें डिटेल में जानकारी दी जाती है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, कंपनी के प्रमोटर कौन से लोग हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस लिए वो फंड रेज़ करना चाहती है आईपीओ के तहत, ठीक है? तो यहाँ पर पॉसिबल रिस्क भी कंपनी बताती है कि इन्वेस्टर को क्या रिस्क रहने वाला है और साथ ही साथ ये पैसा जो रेज़ कर रही है उसका क्या उद्देश्य है, ये भी बताती है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट में क्या-क्या आता है, तो बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन, कंपनी क्या काम करती है, उसके बारे में कोर ऑपरेशन क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या काम करती है और यहाँ पर शेयर होल्डर को चाहिए ध्यान दें क्योंकि जो भी पैसा ये उठाएगी वो ले जाकर के अपने कोर बिज़नेस में लगाएगी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की ऑडिट की रिपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह दिया होता है। इन्वेस्टर को चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से अंदाज़ा लगाए कि कंपनी भविष्य में क्या प्रॉफिट करेगी, क्या डिविडेंड देगी या नहीं देगी। रिस्क फैक्टर पोटेंशियल रिस्क फैक्टर जो है रिस्क फैक्टर नाम के एक हेडिंग के अंदर दिए जाते हैं। टाइटल होता है रिस्क फैक्टर, उसके अंदर डिटेल दी जाती है। कुछ रूटीन वाले रिस्क होते हैं लेकिन कुछ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर बहुत सारे जो है लीगल पेंडिंग केसेस हैं तो एक आइडिया अच्छा रहेगा कि हम इसका आईपीओ अवॉइड कर दें। यूज ऑफ प्रोसीड्स मतलब जो भी पैसा आएगा उसको कहाँ हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इन्वेस्टर को चाहिए ध्यान देकर के ये पता करो कंपनी इस पैसे को कहाँ पर यूटिलाइज करना चाहती है। क्या अपना ये कर्जा घटाना चाहती है, क्या नए एसेट खरीदना चाहती है, नई कंपनी खोलना चाहती है, नई फैक्ट्री लगाना चाहती है या क्या ज़रूरत है इसकी? इंडस्ट्री ओवरव्यू, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आपको बताना होगा कि जिस इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं वहाँ अदर कंपनियाँ जो हैं, आपकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनके रिलेशन में आपकी पोजीशन क्या है? और साथ ही साथ में इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, परफॉर्मेंस का क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या ये ग्रोइंग है या फिर डाउन पर है, क्या है? ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डिटेल दी हुई होती है कि कौन से लोग हैं हमारे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रमोटर है, कौन मुख्य पर्सनेल है हमारे, ठीक है? और ये ये भी बताया जाएगा कि क्या इनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है या कुछ है अगर पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी जाती है। फिर आ जाते हैं प्राइसिंग ऑफ द इश्यू। तो हमने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस निपटाया है, प्राइसिंग ऑफ द इश्यू पर आते हैं कि इश्यू का प्राइस यानी कि जो भी शेयर आ रहा है उसका प्राइस क्या रहने वाला है। इंडियन प्राइमरी मार्केट असर्ड इन एन एरा ऑफ फ्री प्राइसिंग इन 1992 यानी कि हमारी जो इंडियन प्राइमरी मार्केट है, वो फ्री प्राइसिंग की तरफ 1992 में जा चुकी है। फ्री प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट 1992 में आ चुका था। फ्री प्राइसिंग मतलब हम दबाव नहीं डालते, तुम खुद डिसाइड करो। अपने शेयर का प्राइस खुद डिसाइड करो, हम कोई दबाव नहीं डालते। फ्री प्राइसिंग का ये मतलब है। ये नहीं कि सेबी बता रहा है कि नहीं तुम्हारा शेयर ₹20 का बिकेगा, तुम्हारा 200 का बिकेगा। नहीं, फ्री प्राइसिंग 1992 में आ चुका था। फॉलोइंग द दिस गाइडलाइन हैव बीन प्रोवाइडेड दैट द इश्यूअर यानी वो कंपनी जैसे ज़ोमैटो इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर से पीएनबी शैल डिसाइड द प्राइस। तो यहाँ पर होता क्या है कि इश्यूअर यानी कंपनी और मर्चेंट बैंकर दोनों आपस में कंसल्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारे शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है। देयर इज नो प्राइस फार्मूला स्टिपुलेटेड बाय सेबी। सेबी ने कोई प्राइस वाइज का फार्मूला नहीं दे रखा है एंड सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्स करने में सेबी का कोई रोल भी नहीं रहता है, ठीक है? तो कोई फार्मूला नहीं है सेबी का प्राइस को लेकर के और ना ही कोई इसका रोल रहता है। द कंपनी एंड द मर्चेंट बैंकर आर हाउएवर required to give full disclosure on the parameters which they have had considered while deciding on issue price। लेकिन जो कंपनी है और जो मर्चेंट बैंकर हैं इन्होंने कुछ तो प्राइस डिसाइड किया होगा, उसको डिसाइड करने में कौन से पैरामीटर को जोर दिया है, क्या ध्यान दिया आपने, वो चीजें इनको बतानी पड़ती हैं, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इश्यूज, वन वेयर कंपनी एंड लीड मैनेजर एलएम फिक्स अ प्राइस जिसे फिक्स्ड प्राइस कहते हैं। मतलब 2 तरीके के इश्यू होते हैं। एक फिक्स प्राइस होता है, जहाँ पर कंपनी और लीड वही मर्चेंट बैंकर जो होता है या लीड मैनेजर एलएम बोलते हैं, ये दोनों मिल करके फिक्स करते हैं प्राइस को। कंपनी और बैंक ने मिल करके प्राइस फिक्स कर दिया तो उसे फिक्स प्राइस कह देंगे। ऑन द अदर मतलब दूसरा जो है इन्होंने बोला ना 2 तरीके के इश्यू होते हैं, तो एक तो फिक्स प्राइस हो गया, अदर दूसरा व्हेयर द कंपनी एंड एलएम एलएम मतलब लीड मैनेजर स्टिपुलेट ए फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एंड लीव इट टू मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइस, जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी कि 2 तरीके हो गए, एक तो फिक्स प्राइस हो गया। फिक्स प्राइस में क्या है भाई कि कंपनी है और इधर इसका बैंक है पीएनबी मान लीजिए, दोनों ने मिल करके कहा कि हमारा शेयर ₹100 का, पहला तरीका हो गया। दूसरा जो होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फिक्स फिक्स
प्राइस को ना फॉलो करके बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि या तो हम मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं, कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर के मिनिमम प्राइस कि हमारा शेयर कम से कम 100 रुपए में हम बेचेंगे, या फिर अगर ये नहीं समझ में आता है तो हम एक प्राइस बैंड देते हैं कि भाई 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच में हम बेचने के लिए राजी हैं। प्राइस बैंड हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे दी, ठीक है। और हम छोड़ देते हैं आम जनता को कि भाई अब तुम लोग डिसाइड करो कि प्राइस क्या रहने वाला है, हमारा ये रेंज हमको चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी की प्रक्रिया हो रही, इसे ही प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता, ठीक है। ये हो गए, 2 तरीके हो गए, यानी एक फिक्स प्राइस का और दूसरा फ्री में डिसाइड हो रहा है, जनता डिसाइड कर रही है। द इश्यूअर कंपनी इज अलाउड टू फ्रीली प्राइस द इश्यू। इश्यूअर कंपनी को पूरी आजादी है कि जो दाम रखना रख लो, तुम 1 लाख रुपए रख लो अपने शेयर का प्राइस, कोई मनाही नहीं है। द बेसिस ऑफ इश्यू प्राइस इज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट whether the issuer disclose in detail about the where the issuer disclose in detail about the qualitative and quantitative factors justifying the issue price। मतलब ये बोलते हैं कि जब आपने प्राइस डिसाइड किया है तो किस बेसिस पर जो है आपने इश्यू प्राइस, जैसे हमने बोला कि हमारा शेयर 100 रुपए का रहेगा, तो किस बेसिस पर आपने 100 रुपए सोचा हुआ है, इस बारे में जानकारी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना होगा डिटेल में कौन कौन से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर हैं जिनको आपने ध्यान में रखते हुए ये इशू प्राइस डिसाइड किया हुआ, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस की हमने बात की, तो ये है असली बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग मींस अ प्रोसेस अंडरटेकन बाय व्हिच अ डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज proposed to be issued by a corporate body is elicited and built up, and the price for the securities is assessed on the basis of bids obtained for the quantum of securities offered to the subscription by the issuer। मतलब वही है, प्राइस डिस्कवरी की प्रक्रिया है ये। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर डिमांड देखी जाती है, कितना सिक्योरिटीज की डिमांड है, क्या प्राइस लोग देना चाहते हैं, और उसकी सहायता से हम प्राइस को डिसाइड करते हैं बिड्स के आधार पर, तो उसे ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मार्केट टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो बुक बिल्डिंग प्रक्रिया एक अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी का, अपने शेयर का प्राइस बाजार में डिस्कवर करें कि क्या रहने वाला है, ठीक है। अब आते हैं, यहां से क्वेश्चन सर आते हैं, ये आगे की हम लाइनें पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन। यहां पर क्या है, इन 100% नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू वॉलंटरी बुक बिल्डिंग इशू allotment of different categories of investors are required to be insured in the following proportion। मतलब कोई कंपनी है और वो 100% जो है पब्लिक को ऑफर दे रही है, 100% पैसा, मतलब जो भी कहने का भी हुआ, जो भी शेयर आ रहा है उसका 100% पब्लिक को बांटा जा रहा है वॉलंटरी बुक बिल्डिंग इशू के जरिए, ठीक है। तो किस प्रोपोर्शन में किसको कितना मिलेगा, तो इसमें 3 होते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII बोलते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB, ठीक। इनका क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर 100% है तुम्हारा पब्लिक इशू तो इसमें इतना इतना इनको बांटना पड़ेगा। तो पहला, अगर आप वॉलंटरी, ध्यान रखिएगा यहाँ वॉलंटरी है, आगे हम कंपलसरी भी पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कंपलसरी का क्राइटेरिया अलग है, अभी हम वॉलंटरी पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यही पूछेंगे कि मान लो कि वॉलंटरी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में RII को कितना अलॉट किया जाता है, मिनिमम 35%, मैक्सिमम 35%, मिनिमम 15%, मिनिमम 50%, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, इनको कम से कम 35% यानी मिनिमम 35%, नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक, 35% से कम नहीं देना होता है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII को नॉट लेस देन 15%, कम से कम 15% NII को अलॉट करना होगा, और QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट, यानी कि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को मैक्सिमम 50% दिया जाता है, क्या मैक्सिमम 50%, और इस 50% में से 5% म्यूचुअल फंड के लिए, इसी 50% में 5% म्यूचुअल फंड का, यानी 45% QIB को मिलेगा, और म्यूचुअल फंड भी QIB ही होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में म्यूचुअल फंड आते हैं, लेकिन उसी 50% में से 5% कंपलसरी दिया कि म्यूचुअल फंड को जरूर से जरूर दो, ठीक है, बात समझ गए। तो अगर वॉलंटरी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके जून 2026 के एग्जाम में यहाँ से, तो RII को कितना देंगे, मिनिमम, यहाँ ध्यान रखिएगा, मिनिमम 35%, NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल को मिनिमम 15% देते हैं, और QIB को कितना देते हैं सर, मैक्सिमम, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैक्सिमम 50% देते हैं। ये सब मिनिमम है,
ये मैक्सिमम है, 50% देते हैं और इस 50% में से 5% म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कंपल्सरी बुक बिल्डिंग इशू इफ इट इज सो, अगर कंपल्सरी बुक बिल्डिंग इशू है उस केस में क्या होगा, क्यूआईबी को एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि क्यूआईबी को कम से कम 75% अलॉट करना पड़ेगा अगर कंपल्सरी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया है तो 75% मिनिमम इसको देना पड़ेगा क्यूआईबी को, नॉन इंस्टीट्यूशनल को नॉट मोर देन यानी मैक्सिमम 15% नेट पब्लिक ऑफर का दिया जाएगा, और आरआईआई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मैक्सिमम 10% दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम क्यूआईबी को 75%, एनआईआई को 15% मैक्सिमम है और आरआईआई को मैक्सिमम 10% है, ठीक है। यानी अगर मैं ये वॉलंटरी का है और अगर मैं कंपलसरी का लिखना चाहूँ तो आरआईआई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मैक्सिमम 10% इन्होंने दे रखा है, एनआईआई को मैक्सिमम 15% दे रखा है और क्यूआईबी को मिनिमम जो है 75%। अगर कंपलसरी के लिए करें ये गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है, यहाँ कंफ्यूजन बनती है इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है सर आपसे, ओके। फिर यहाँ पर है कि एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक फेलिंग हुई सब्सक्रिप्शन मनीज टू रिफंडेड, मतलब अगर 75% नहीं क्यूआईबी को अलॉट कर पाते हैं तो जो पैसा है वो लौटा देना पड़ता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए मिनिमम मैक्सिमम जो है 15%, आरआईआई के लिए मैक्सिमम 10% जो है रहता है। इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू, अब फिक्स्ड प्राइस इशू भी होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में a minimum 50% of the net offer of securities to the public shall be initially made available for allotment to RII, यानी कि अगर फिक्स प्राइस का शेयर आया हुआ है तो कम से कम 50% RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दिया जाएगा, जो बचता है बैलेंस नेट ऑफर, यानी कि ये क्या है मिनिमम 50% देना, जो बच जाएगा द बैलेंस नेट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक सेल बी मेड अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट टू, बाकी जो बच जाता है वो किनको अलॉट किया जाएगा, इन लोगों को, इन दो लोगों को, कौन कौन से, इंडिविजुअल एप्लीकेंट अदर देन आरआईआई, यानी कि कम से कम 50% तो आरआईआई को दे दिया, ठीक है, बाकी जो बच गया उसमें से इंडिविजुअल एप्लीकेंट को देंगे अदर देन आरआईआई को, अदर इन्वेस्टर इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बॉडीज इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर, और बाकी जो अदर इन्वेस्टर हैं जिनमें कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं उनको सौंप दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशंस है छोटी छोटी जिनको हमें डिस्कस करना है, तो मैं फिर से वापस आता हूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्राइसिंग ऑफ द इशू। तो प्राइसिंग ऑफ इशू में हमने बताया कि भाई 1992 में फ्री प्राइसिंग एरा की तरफ हम बढ़ गए, फ्री प्राइस का युग आ गया, ठीक है। उसके बाद में गाइडलाइन ये दी गई सेबी के द्वारा कि भाई कंपनी और मर्चेंट बैंकर दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि प्राइस क्या रहना चाहिए। सेबी ने प्राइस डिसाइड करने का कोई फार्मूला नहीं बना रखा है और सेबी का कोई रोल भी नहीं होता है प्राइस डिसाइड करने में। कंपनी और मर्चेंट बैंकर को चाहिए कि वो पूरी जानकारी दे कि किन पैरामीटर के आधार पर उन्होंने ये प्राइस डिसाइड किया हुआ है। अब दो तरीके के इशू होते हैं, एक फिक्स प्राइस इशू होता है जिसमें लीड मैनेजर और कंपनी और ये लीड मैनेजर क्या, ये एलएम का मतलब यहाँ पर वही होगा हमारा लीड मर्चेंट बैंकर, है ना, लीड मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलकर के डिसाइड करते हैं कि फिक्स प्राइस क्या रहने वाला है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस डिस्कवरी की जाती है, जहां पर हम फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड डिसाइड करके जनता को छोड़ देते कि तुम बताओ प्राइस क्या रहना चाहिए। कंपनी जो इशू करती है शेयर उसको पूरी आज़ादी है अपना प्राइस डिसाइड करने का, फ्री में, मतलब फ्री है, वो जो प्राइस रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन आपको ये बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में कि आखिर किस बेसिस पर तुमने ये प्राइस रखा हुआ है, क्या क्वांटिटी व क्वालिटेटिव फैक्टर तुमने कंसिडर किए हैं। बुक बिल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें प्राइस डिस्कवरी करी जाती है, बात है ये मेथड हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है वही प्राइस डिस्कवर करने का। फिर उसके बाद बोला कि 100% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, अगर हम पूरा जो शेयर आया है उसमें 100% जनता को अगर हम ऑफर करते हैं पब्लिक को वॉलंटरी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के थ्रू, तो उसके लिए गाइडलाइन क्या है, अगर हम वॉलंटरी प्रक्रिया के तहत जाएं, 100% पब्लिक इशू है, तो आरआईआई को, एनआईआई को और क्यूआईबी को कितना कितना अलॉट करना है।
तो RII को कितना करते हैं सर, मिनिमम 35% है मेरे ख्याल से, NII को मिनिमम 15% है, और QIB को मिनिमम सॉरी यहाँ मैक्सिमम 50%। ओके। और अगर ये वॉलंटरी वाला है, अगर जो है कंपलसरी वाले में होगा तो उस केस में क्या सीन है सर, तो उस केस में देखो यहाँ पर कहा है कि मिनिमम 75% तो इन्हीं को देना पड़ेगा QIB को, ठीक है। और NII को मेरे ख्याल से इन्होंने 15% मैक्स दे रखा है, और RII को 10% मैक्स दे रखा है, मैक्स 10%। एक बार देखना पड़ेगा, मैं फिलहाल अपनी तरफ से दिमाग लगा के आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही है सीन, ठीक। देख लेते हैं एक बार कि अगर वॉलंटरी है तो उस केस में RII को मिनिमम 35%, NII को मिनिमम 15% और QIB को मैक्सिमम 50%, 50%, और उसमें से 5% म्यूचुअल फंड के लिए बुक रहता है। कंपलसरी बुक बिल्डिंग वाले में जाए तो QIB को मिनिमम 75% है, NII को मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 15% है, ये मैक्सिमम है, वहाँ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ध्यान रखिएगा। NII को मैक्सिमम 15% है और RII को मैक्सिमम 10%, ठीक। तो अगर मैं फिर से लिखूं यहाँ पर कंपलसरी वाला बता रहा हूँ आपको, तो RII मैक्सिमम नहीं, सही लिखा था मेरा, मैक्सिमम 10% था, NII मैक्सिमम 15% है, और QIB के केस में मिनिमम 75%, ठीक। और वॉलंटरी वाले केस में क्या था, RII को 35%, NII को वो भी ये मिनिमम है, मिनिमम 35%, NII को 15% वो भी मिनिमम है, और इसको जो है 50% था वो भी मैक्सिमम। ये वॉलंटरी वाला है, ये कंपलसरी वाला। बार बार रिवीजन करने से ही सर आपको चीज़ें ध्यान में रहती हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। अगर फिक्स प्राइस इशू है, फिक्स प्राइस पर इशू आया हुआ है, तो उसमें मिनिमम 50%, ठीक है, मिनिमम 50% वो दिया जाएगा RII को, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 50% दिया जाएगा, और बाकी जो बचता है वो इंडिविजुअल अदर देन RII को दिया जाएगा, और इसके अलावा अदर इन्वेस्टर जिसमें कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसे कहा जाएगा, RII किसे बोलेंगे, तो ऐसा इन्वेस्टर है ना, मीन्स एन इन्वेस्टर हुज अप्लाइज फॉर आर बिड फॉर सिक्योरिटीज फॉर वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख, यानी अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख से अधिक की वैल्यू का बिड नहीं करता है या 2 लाख से अधिक के शेयर नहीं खरीदना चाहता है, तो ही उसे हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII, ठीक है। तो नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से अधिक की खरीदारी ना करे, अगर सिक्योरिटीज की बिडिंग ना करे, अप्लाई ना करे, तो उसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होता है, QIB इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर who is perceived to possess expertise and the financial strength to evaluate and invest in the capital market। तो क्वालिफाइड है, QIB मतलब क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है बंदा, क्वालिफाइड है, जैसे आप CIB क्वालिफाइड है, GIB क्वालिफाइड है, उसी तरीके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इंस्टीट्यूशंस है, व्यक्ति नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, बायर है, खरीदार है, ठीक है। तो क्वालिफाइड है, इंस्टीट्यूशन है और बायर है, तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट है, कंपनियां हैं, जिनसे ये माना जाता है कि इनके पास पर्याप्त जानकारी, एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट हैं ये लोग, और इनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि ये अनुमान मूल्यांकन कर सकें, कैपिटल मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका मूल्यांकन कर सकें। तो सेबी हैज स्पेसिफाइड सर्टेन ऑफ द इन्वेस्टर व्हिच आर कंसीडर्ड एज QIB। तो सेबी ने बताया कि QIB किसे कहा जाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, ये हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां भी इसी में आ जाएंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, तो ये क्वालिफाइड हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, समझ गए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं और ये माना जाता है इनके पास नॉलेज है, क्वालिफाइड है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, इवन हम उनको भी ले सकते हैं इसमें, अपना जो कंपनियां होती हैं इंश्योरेंस कंपनियां। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहा जाता है, NII की बात की थी ना हमने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, NII इज एन इन्वेस्टर अदर देन अ QIB, RARII, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो RII ना हो, RI रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, जो मैक्सिमम 2 लाख तक की बिडिंग करें, जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करे उसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। QIB किसे कहते हैं,
ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह, ठीक। तो ये बोलते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर जो ना तो क्यूआईबी हो ना आरआईआई हो, ना तो क्यूआईबी होना चाहिए ना आरआईआई होना चाहिए, तो कौन आएगा? तो टिपिकली दिस कैटेगरी इंक्लूड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एचएनआई की लिस्ट आपकी ब्रांच में होती है। भैया कौन अमीर है सबसे ज्यादा, उसकी इज्जत ज्यादा करनी है, एंड कारपोरेट बॉडी, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो ना तो क्यूआईबी हो ना आरआईआई हो, और इस कैटेगरी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है और कारपोरेट बॉडीज को इंक्लूड किया जाता है। फिर आ जाता है एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं? एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं तो समझिए, एंकर इन्वेस्टर मींस अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी, एक क्यूआईबी होना चाहिए, who makes an application for a value of at least 10 crore rupees in the public issue on the main board made through the book building process in accordance with these regulations, are या make an application for a value of at least 2 crore rupees for an issue made in accordance with the chapter 9 of the these regulations। तो मतलब तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक तो वो क्यूआईबी होना चाहिए, कम से कम 10 करोड़ की बिडिंग करे, और या फिर कम से कम 2 करोड़ की बिड करे। कब करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। तो ये है डिकोडिंग द डेफिनेशन, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, स्टार लगने का मतलब है। तो टू क्वालिफाई एज एंकर इन्वेस्टर एन एंटिटी मस्ट पास 3 स्ट्रिक्ट टेस्ट, मतलब अगर किसी को एंकर इन्वेस्टर बनना है तो 3 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, दे मस्ट बी अ क्यूआईबी, उसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होना चाहिए। दे कैन नॉट बी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर, दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सच एज म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो मतलब बोलते हैं भाई वो आरआईआई नहीं होना चाहिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि हमारा जो एनआईआई नहीं होना चाहिए, उसे क्यूआईबी होना चाहिए। क्यूआईबी के एग्जांपल में म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो पहली चीज उसको होना चाहिए क्या? क्यूआईबी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? द 10 करोड़ थ्रेशोल्ड मेन बोर्ड। इफ द कंपनी इज डूइंग अ स्टैंडर्ड आईपीओ ऑन द मेजर स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी और बीएससी, द इन्वेस्टर मस्ट कमिट टू बाई एटलीस्ट 10 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर। मतलब कहने का कि व्यक्ति क्या होना चाहिए? क्यूआईबी होना चाहिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होना चाहिए। व्यक्ति क्या? कंपनी क्यूआईबी होनी चाहिए। एंकर इन्वेस्टर बनने के लिए क्यूआईबी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, अगर जो है कंपनी स्टैंडर्ड आईपीओ लेकर आ रही है, कोई भी बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड आईपीओ एनएससी बीएससी पर लेकर आ रही है, तो वो कम से कम 10 करोड़ रुपए की खरीदारी करे, ठीक है। मेन बोर्ड समझाता हूं अभी, ठीक। और द 2 करोड़ थ्रेशोल्ड एसएमई एक्सचेंज, ये वही एसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम वाला, स्मॉल एंड मीडियम enterprises exchange पर। If a smaller company is going public under chapter 9 of the regulations listing on SME platform of the exchange, the minimum commitment drop to 2 करोड़। बात समझ में आई क्या? देखो, अगर कोई कंपनी, मेन बोर्ड का मतलब हुआ कि हमारा ये इसमें एसएमई प्लेटफॉर्म पर नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है, हमारा एनएससी बीएससी पर लिस्टिंग हो रही है अगर, तो कम से कम 10 करोड़ का शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर जो है एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो रही है तो उसे कम से कम 2 करोड़ का शेयर खरीदना होगा, तो उसे हम एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। कि एंकर इन्वेस्टर का मतलब होता है एक क्यूआईबी होना चाहिए जो कम से कम 10 करोड़, एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज के पब्लिक इशू खरीदने के लिए तैयार हो मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड का मतलब जो हमारा सेबी का मेन बोर्ड है, उस यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर मुख्य धारा में उसे 10 करोड़ रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा। और अगर कोई छोटी कंपनी है ना, मेक्स एन एप्लीकेशन, मतलब कम से कम 2 करोड़ रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर वो चैप्टर 9 की कोई कंपनी चैप्टर 9 रेगुलेशन के तहत आती है तो उसे कम से कम 2 करोड़ रुपए की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो अगर बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस, जोमेटो, बड़ी कंपनी आती है तो वहाँ कम से कम 10 करोड़ खरीदना पड़ेगा। और कोई छोटी कंपनी आती है जो एसएमई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होती है तो वहाँ कम से कम 2 करोड़ के शेयर खरीदने होंगे, प्लस क्यूआईबी होना चाहिए, तो उसे फ्रेंड्स एंकर इन्वेस्टर कह दिया जाता है। आ जाती है बात आगे, ग्रीन शू ऑप्शन। बस यहीं पर चैप्टर खत्म कर लेक्चर ये। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? मीन्स एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफर्ड इन द पब्लिक इशू एज ए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। मतलब कहने का ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे सोचो किसी कंपनी ने सोचा था कि हम अपने 1 लाख शेयर इशू करेंगे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि जब शेयर इशू हुए तो कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बिकवाली हो गई। बिकवाली मतलब हो गया कि बहुत तेजी से लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, जिससे जो शेयर 100 रुपए पर लिस्ट हुआ था
वो गिर करके 80 रुपए होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर बढ़ा देती है कि हम 1 लाख शेयर नहीं, हम 1,10,000 शेयर इश्यू कर देंगे या 1,15,000 जो है शेयर इश्यू कर देंगे, ताकि जो नए शेयर मार्केट में आ जाएंगे तो वो फिर से उसी रेट पर खरीदे जाएंगे, जिससे मार्केट में स्टेबलाइजेशन आ जाता है प्राइस का, इसके लिए। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर। एक ऑप्शन है जिसमें इक्विटी शेयर अलॉट किए जाते हैं इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड इन द पब्लिक इशू। जो पब्लिक इशू में शेयर ऑफर किए गए थे 1 लाख, उसके अलावा एक्सेस शेयर ऑफर किए जाते हैं एज ए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन, यानी कि पोस्ट लिस्टिंग के बाद में प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसे फ्रेंड्स ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। ग्रीन शू से इसका हरित क्रांति या फिर जो है ग्रीन एनर्जी से कोई लेना देना, ठीक है। ग्रीन शू एक कंपनी थी जिसमें पहली बार ये किया गया था, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ग्रीन शू ऑप्शन। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो जो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने की बात कही थी जब उसने अपना ड्राफ्ट वगैरह दिया था, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वगैरह दिया था, लेकिन बाद में प्राइस उसका जब गड़बड़ाया तो उसने 1.5 लाख शेयर ऑफर कर दिए जनता को, एक्स्ट्रा शेयर ऑफर कर दिए। तो ये ग्रीन शू ऑप्शन होता है ताकि प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का मतलब होता है मींस अ बैंकर टू एन इशू रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी के बोर्ड के साथ में, व्हिच ऑफर द फैसिलिटी ऑफ एएसबीए एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का मतलब होता है एक ऐसा बैंकर, एक ऐसा बैंक जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और जो फैसिलिटी एसबा की प्रोवाइड करता है। एसबा फैसिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट होता है, ठीक है। एसबा एप्लीकेशन होता है, आप लोग भी बैंक में यूज करते होंगे अगर आपने देखा होगा पीएनबी वगैरह में। एसबा क्या कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए जो है जोमेटो का शेयर आता है और जोमेटो वाले बोलते हैं कि भाई जो है कम से कम जो है तुमको 15,000 रुपए में 1 लॉट हम बुक करेंगे, है ना। ऐसा होता है कि भाई मिनिमम इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 15,000 रुपए। कोई व्यक्ति आता है बोलता है कि यार हमको जोमेटो का शेयर खरीदना है, तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम एसबा एप्लीकेशन पर चले जाते हैं और आपके लिए 15,000 रुपए यहाँ पर बुक कर ली जाती है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब क्या होगा, आपके खाता से 15,000 रुपए ब्लॉक कर लिए जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक हो गए। अब आपका एप्लीकेशन डल गया है, अगर बिडिंग में आपको जोमेटो का शेयर अलॉट हो गए तो ये 15,000 रुपए चले जाएंगे किसको, जोमेटो के पास में, और आपको शेयर मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जो है बिडिंग में आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो ये एसबा से निकल करके आपके खाते में 15,000 रुपए वापस। तो दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो जो एसबा की फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है उसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कहते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कहते हैं जो एसबा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा हो गया है क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं, जरूरी है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्हें कहते हैं जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की बोली लगाएं शेयर खरीदने के लिए, या अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अप्लाई करें कि हमें शेयर खरीदना है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब होता है क्वालिफाइड होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड हो गए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, पेंशन फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई। क्वालिफाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास पर्याप्त नॉलेज एक्सपर्टाइज होती है जिसकी सहायता से ये शेयर मार्केट में खरीद बेच कर सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, एनआईआई वो होता है जो ना तो क्यूआईबी है ना आरआईआई है, ना तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। तो इसमें एचएनआई आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह आती हैं। एंकर इन्वेस्टर उसे कहते हैं जिसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो, अगर बड़ी कंपनी है तो कम से कम उसके 10 करोड़ के शेयर खरीदे, अगर छोटी कंपनी है तो उसके कम से कम 2 करोड़ के शेयर खरीदे, तो उसे एंकर इन्वेस्टर कह दिया जाता है। उसी चीज को यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था कि 10 करोड़ मेन बोर्ड में अगर कंपनी लिस्ट हो रही है तो 10 करोड़ का खरीदना पड़ेगा, अगर एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है तो 2 करोड़ के शेयर खरीदने पड़ेंगे। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों के शेयर आने के बाद में वो उसके प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, तो उस चीज अपने प्राइस को गिरने से बचाने के लिए कंपनियां एक्सेस शेयर इशू कर देती हैं उसी समय, जबकि उन्होंने पहले नहीं डिसाइड किया था हमें एक्सेस इशू करने पड़ेंगे, लेकिन वो करती हैं इन एक्सेस ऑफ इशू। जितना उन्होंने कहा था हमने 1 लाख शेयर इशू करने, तो 1 लाख से ज्यादा इशू कर दिया, तो उसे ताकि जो है प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। तो फ्रेंड्स इसे ही ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कहाँ क्या होता है, किसे कहते हैं साहब, तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो होता है, ये एक ऐसा बैंकर है जो एसबा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है और एसबा की फैसिलिटी देता है। एसबा का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, अमाउंट को ब्लॉक करके सपोर्ट करने वाला एप्लीकेशन बोलते हैं। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया कि मान लीजिए आपको 15,000 रुपए के जोमेटो के शेयर खरीदने हैं,
तो वो 15,000 रुपए आपके ब्लॉक कर लिए जाते हैं एसबा एप्लीकेशन के थ्रू। अब अगर आपको शेयर अलॉट होगा तो 15,000 वहाँ चले जाएँगे, नहीं अलॉट होगा तो 15,000 आपके पास वापस। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता है। ठीक है सर, तो बस यहीं पर बात अपनी खत्म होती है। ठीक है सर, समय में इंडीड मैं ये कहूँगा कि क्लासेस लेंदी हैं, समय लग रहा है, पर मेरा आपसे निवेदन है, पढ़िए, समझिए, चीज़ों को सीखिए। केवल एसबा ऐसे पढ़ने को तो मैं पढ़ा ही दूँगा। अभी आप इसका शॉर्ट नोट जब पढ़िएगा जब मैं शॉर्ट नोट पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा, यही सारी चीज़ें हवा माफ़िक निकलती हैं। वहाँ हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आता तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन सीखिए, समझिए, चीज़ों को जानिए ताकि आपको प्रमोशन में भी काम आएगा और जेईबी में तो काम आएगा ही। थैंक यू सो मच।